नमस्कार एंड वेलकम टू द माइंडफुल लाइफ। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। दोस्तों, किसी भी महिला की जिंदगी में ना दो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं। एक होती है मेनार्की एज, जब उसके पीरियड्स शुरू होते हैं, और एक होती है मेनोपॉज, जब उसके पीरियड्स खत्म होते हैं। इन दोनों ही फेजेस ऑफ लाइफ में हर महिला बहुत से फिजिकल और मेंटल चेंजेस से गुजरती है, और इन दोनों फेजेस में डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता, और अगर हमें पता नहीं होगा तो आगे चलकर बहुत सी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आज द माइंडफुल लाइफ में हमने इसीलिए इस सब्जेक्ट को चुना है, बिकॉज वी फील दैट इट्स अ वेरी लेस स्पोकन टॉपिक एंड इसको लेकर अवेयरनेस भी बहुत कम है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। और आज इस विषय पर चर्चा के लिए मैंने एक बहुत ही खास मेहमान को यहाँ शो में बुलाया है। मेरे साथ है अवंती देशपांडे, जो कि वेलकम अवंती जी, बहुत बहुत स्वागत है द माइंडफुल लाइफ में आपका। नमस्ते। Thank you so के much. बारे में मैं आपको बता दूं, अवंती देशपांडे पूना से हैं और ये एक वहाँ की बहुत ही वेल नोन क्लिनिकल डाइटिशियन है, साथ ही एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। सो आई एम ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो अवंती जी। मेरा सबसे पहला जो सवाल आपसे वो यही है कि मिनार्की एज जो है, हमने अपनी दादी नानी से सुना था और हम पहले देखते भी थे 10 साल पहले कि पीरियड्स जो है वो 13-14 साल के बाद मिनार्की एज आती थी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 9-10 साल में ही मिनार्की एज आ जाती है, और बहुत मुश्किल होता है इस उम्र में इतने बड़े चेंज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक लड़की न सिर्फ फिजिकल चेंजेस से गुजरती है बल्कि साइकोलॉजिकल चेंजेस भी एक्सेप्ट करने बहुत मुश्किल होते हैं। एज अ डाइटिशियन आपको क्या लगता है, क्यों आ रहा है ये चेंज? हाँ, नमस्ते एवरीबॉडी। स्मिता जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। मिनार्की एज जो पहले था 13 या 14 ईयर्स, वो शिफ्ट होके अभी 10 ईयर्स हो गया है, स्पेशली गर्ल्स ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, मतलब जो सिटी में रहती है लड़कियां, ही ज्यादा गया है। अभी इसका कारण एक बहुत क्लियर है कि अर्बनाइजेशन की वजह से फास्ट फूड का खाना या फिर जंक फूड का खाना या फिर रोज हमारा जो बैलेंस डाइट है, रोटी सब्जी दाल चावल, जो हम लोग फॉर एजेस वी कंज्यूम फूड। हमारे दादी नानी हमेशा कहते थे कि सैलड होना चाहिए, सब्जी होनी चाहिए प्लेट में। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि बहुत सारे घरों में डिनर्स वन डिश भी हो गई है, या फिर कोई फास्ट फूड हो गया है या जंक फूड हो गया है। इसकी वजह से बिकॉज द लाइफस्टाइल अर्बन वुमेन या अर्बन गर्ल्स में ये मिनार्की एज फ्रॉम 12 दैट शिफ्टेड टू 10 because of probably being overweight, because of obesity as one of the major reasons। और एक मेजर रीजन है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। आजकल बच्चे कंप्यूटर के सामने वीडियो गेम्स में या फिर वो छोटा मोबाइल लेके भी इतना बिजी हो गए, एक्टिविटी लेवल्स बहुत कम हो गई है। उसकी वजह से भी ये मिनार्की एज शिफ्ट हो गई है 10 इयर्स। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जिनको हम लोग जीनो एस्ट्रोजेंस बोलते हैं, ओके, ये आ जाता है। मतलब हम लोग जो माइक्रोवेव यूज करते हैं, उसमें जो हम लोग प्लास्टिक वेयर यूज करते हैं रीहीटिंग के लिए, या फिर कॉस्मेटिक्स भी यूज कर होती है, लाइक स्प्रेज यूज होता है, उनमें होती है ये चीज नोन एज जीनो एस्ट्रोजेंस। तो एस्ट्रोजेंस के तौर पे ही हमारे बॉडी में फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। और ये जो मिनार्की है वो थोड़ा सा शिफ्ट होके इट हैज स्टार्टेड ऑन एन अर्ली स्टेज। ये भी देखा गया है कि चिल्ड्रन स्मॉल बेबीज हु आर अ लॉट इनटू इन्फेंट फॉर्मूलाज व्हिच आर सोया बेस्ड, उनमें भी ये मेनार्की थोड़ी सी 10 इयर्स में शुरू हो गई है। तो ये सब मिला के एक पूरा एवरीथिंग पुट टुगेदर ये आउटपुट हो गया है कि मेनार्की 12 की जगह पे 10 पे आ गई। सो बेसिकली आपका ये कहना है कि पुअर डाइट और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से हमारा अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन क्या हार्मोनल इम्बैलेंस इसकी एक बड़ी वजह है? Yes, yes. So as I was just telling you कि ये जो sedentary lifestyle है,
या फिर बैलेंस डाइट से हटके फूड ग्रुप्स को चेंज करना। मतलब हम लोग जब फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उसमें फैट्स ज्यादा हो गए, ट्रांस फैट्स ज्यादा हो गए, सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा हो गए, फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा हो गए। उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा विटामिन मिनरल्स जो हमारे सब्जियों में होते हैं, फलों में होते हैं, वो कम हो जाते हैं, प्रोटीन्स कम हो जाते हैं। तो ये पूरा मिसमैच हो गया ना, जो हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए कि दिन भर में हमको अगर 40 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, हमको अगर इतने विटामिन इतने मिनरल्स चाहिए, ये पूरा मिसमैच हो गया। मिनट ये मिसमैच हो जाता है, हमारे हार्मोन्स प्ले यू नो इट स्टार्ट्स प्लेइंग अ लॉट ऑन आवर हार्मोन्स एंड देन टू बीइंग सेडेंटरी, एज आई वाज टेलिंग यू, कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे बच्चे इतने सेडेंटरी हो गए। हम लोग तो आप इमेजिन कीजिए, हम लोग जब छोटे थे तो कितने भागदौड़ करते रहते थे, बिकॉज यू नो वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू कंप्यूटर्स एज मच, यू नो। तो उसकी वजह से अभी ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देन आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट ज़ीनोएस्ट्रोजेंस। ईस्ट्रोजन होता है फीमेल हार्मोन, ज़ीनोएस्ट्रोजन होता है जो एनवायरमेंट पोल्यूटेंट से हमको मिलता है। ये ईस्ट्रोजन के तौर पे बॉडी में काम करने लगता है। हायर लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन जब बॉडी में सीक्रेट होने लगते हैं, बच्चियों में भी, छोटी छोटी लड़कियों में भी, तब मेनार्के चल दिया जाता है। तो हो गया ये हार्मोनल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड रॉन्ग फूड हैबिट्स। एंड इमेजिन, इतनी कम उम्र में ही अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो फिर आगे जब वो 20-25 साल की होती हैं, तो फिर जाहिर है कि वो जो नई नई बीमारियां आजकल हम सुन रहे हैं, पीसीओडी और पीसीओएस और इस तरह की बीमारियां तो आएंगी ही आएंगी। क्या हाल होगा उनका आगे चलकर? बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली। सो मेनार्की एज को हम कैसे डिले कर सकते हैं अवंती जी? तो एक तो है कि मेनार्की एज बहुत डिपेंडेंट है हेरिडिटी के ऊपर। तो ये भी होता है कि अगर आपकी यू नो इन योर फैमिली, मतलब जो लेडीज है या आपकी माँ है, उनको अगर पीरियड्स जल्दी जल्दी आ जाते हैं, तो फिर आपको भी चांसेस है कि पीरियड्स जल्दी आ जाएंगे। तो हर एवरी केस इज नॉट कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। ये भी हो सकता है कि आपके घर में हेरिडिटी है, इसीलिए आपको ये यू नो लाइक पीरियड्स जल्दी आ गए। हो जाता है ना, कभी कभी लड़कियां बोलती है मेरी ना मम्मी को भी जल्दी आ गए, मेरी दादी को भी सॉरी नानी को भी जल्दी आए थे। सो दैट ऑल मीन्स कि ये हेरिडिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये चीज हो रही है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस, तो ये देखा गया है कि जो लड़कियां है ना, उनका जो वेट होना चाहिए, जो एज पे जो वेट होना चाहिए, उससे एक 10 या 12 किलो वो मेनार्की से पहले ही हो जाता है। तो दैट्स अ मेजर रीजन, यू नो, जिसकी वजह से यू विल फाइंड दैट द पीरियड्स आर स्टार्टिंग अर्ली। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको सिंपल चीज करनी है, एवरी डे एक कुछ ना कुछ नहीं ना 20 मिनट की अगर फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज कर लो। या फिर ठीक है, आई अंडरस्टैंड, यू नो, कि आजकल जनरेशन ही ऐसी हो गई है कि मम्मीज और डैडीज को बहुत मुश्किल हो गया है कि बच्चों को बोलना अभी आप ना जंक फूड बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन एक टाइम डिसाइड कर लो कि आप चलो, आपको जंक फूड एंजॉय करना है, आप संडे का दिन ले लो, आप प्लीज जंक फूड उसी दिन एंजॉय कर लीजिए। लेकिन रेस्ट ऑफ द वीक ट्राई टू फॉलो बैलेंस डाइट एज फार एज पॉसिबल। ना बैलेंस डाइट ना, ये बहुत व्हाट यू से, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। Yes. उसको अगर स्प्लिट अप किया जाए तो तो अगर हम लोग बैलेंस डाइट सोचते हैं, तो यू नो एक्चुअली हेल्दी प्लेट जो हम लोग प्रॉब्ली जनरेशन से इंडियंस फॉलो करते आ रहे हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी वो अप्रूव किया है। वो है कि आपका अगर प्लेट लंच या डिनर का प्लेट आप 100% पकड़ लो, तो उसमें 25% का कुछ सैलड होना चाहिए, 25% कुछ ना कुछ सब्जी की चीज होनी चाहिए, जैसे फल की सब्जी, मतलब कॉलीफ्लावर हो जाए या फिर कोई और सब्जी हो जाए। 25% कोई प्रोटीन का फूड होना चाहिए, मतलब दाल हो गए, बटर मिल्क हो गया, नॉनवेज खा रहे हो तो फिर यू नो चिकन और एग्स हो गए, एंड देन द रिमेनिंग 25% शुड बी अ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये आप मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग लाइक एवरी डे, of course if you do it every day, nothing like it, you will have a great life, and you know that's what we try to teach people as far as possible. लेकिन अगर 80% ऑफ द टाइम आप अगर हेल्दी प्लेट मेथड से खाना शुरू कर दो, और एक बात है कि यू नो प्रोटीन्स पे इंडियंस बहुत कम ध्यान देते हैं। इतना हम लोग यू नो न्यूट्रिशनिस्ट कीप ऑन प्रीचिंग प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स को डाइट में इंक्लूड कर लो। तो हर एक मील में, सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, हर एक मील में ना कोई एक प्रोटीन का चीज आइटम इंक्लूड कर लो आप, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, स्प्राउट्स हो गया, वेज हो गया, एग और चिकन हो गया। तो ये सब ना मोस्टली फॉलोइंग बैलेंस डाइट 80% of the time, and then choosing to go wrong or following, you know, your just eating 20% of the time is moderation, and try to do that, and I think that works even for girls to delay the menarche.
तो अगर मान लीजिए मेनार्की एज आ ही जाती है 10 साल में, चाहे आपने कहा हेरिडिटरी भी होता है और कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुका है, इस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस से भी मेनार्की एज अर्ली आ जाती है। लेकिन अगर आ ही जाए मेनार्की एज, तो फिर मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ माँ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो कौन कौन सी वो बातें हैं जो उस छोटे बच्चे को अडेप्ट करने में माँ मदद कर सकती है? तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि पीरियड्स जल्दी, मतलब एवरी मंथ जब पीरियड्स आते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज अ ब्लड लॉस व्हिच इज हैपनिंग। डेफिनेटली यू नीड टू फोकस ऑन आयरन रिच फूड्स, मतलब जो आयरन रिच फूड्स है, प्रोटीन रिच फूड्स है, उन पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। काफी बार ये हो जाता है कि ये लड़कियों को खुद ही नहीं, इतनी छोटी छोटी बच्चियां होती है ये, उनको खुद नहीं पता चलता है कि उनको थकान महसूस हो रही है, उनको टायर्डनेस लग रहा है, सिर दर्द लग रहा है। ये सब ना फॉल आउट होता है जब ना न्यूट्रिशन बैलेंस में ना रहे और फिर मेनार्की जल्दी आ जाती है। और एंड यू नो दीस गर्ल्स आर वेरी स्मॉल, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो आयरन रिच फूड्स आपको इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट एग्जांपल्स देती हूँ आयरन रिच फूड के, समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमारे जो आलमंड्स, वॉलनट्स होते हैं, ये आलमंड रिच होंगे। योर स्प्राउट्स विच यू ईट, लाइक मूंग, मटकी, मसूर, जो हम लोग लेग्यूम्स जिसको हम लोग बोलते हैं, स्प्राउट करके खाते हैं, उसमें आयरन बहुत हाई है, उसमें प्रोटीन भी हाई है। तो एक वो एक इंग्रेडिएंट लेने से आपको दोनों न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, एक दूसरे के अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें बहुत हाई आयरन रहता है। जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स होते हैं जैसे कि एग्स है, चिकन है, फिश है, उसमें भी आयरन हाई रहता है। और वेरी हाई सोर्स ऑफ मिलेट है जो रागी, नाचनी जिसको बोलते हैं। तो आप उसको बच्चियों को एक्साइटिंग बनाने के लिए या तो उसके पैनकेक्स बना दो, चॉकलेट रागी पैनकेक्स बना दो, अपने आप ट्राइंग टू गिव आयरन समवेयर और द अदर। ये भी होता है कि बच्चों को लीफी वेजिटेबल्स पसंद नहीं आते हैं, दे डोंट लाइक ईटिंग पालक, दे डोंट लाइक ईटिंग, तो कटलेट्स बना लो उनके, पास्ता के लाइक व्हेन यू मेकिंग द सॉस फॉर द पास्ता, उसमें वो डाल दो, उनको पता भी नहीं चलेगा और अपने आप यू विल बी एबल टू गिव देम दैट नरिशमेंट। So these are the small tricks the mummies can follow. लाइफस्टाइल, क्योंकि गेम्स बंद हो गई हैं, इंडोर गेम्स बहुत ज्यादा शुरू हो गई हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, लैपटॉप, टीवी और टैबलेट्स के आगे हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। सो ऐसे में इज इट जस्ट फूड फूड फूड, और इज इट द होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच which is required? Totally. So food is just a part, food is a major part, I would say, कि आपको तो न्यूट्रिशन पे पहले ध्यान देना है, क्योंकि ना जब आपका आहार सही हो, आपको जब करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आयरन मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, कैल्शियम, जिंक मिल जाए, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इसका जब बैलेंस हो जाता है, आपको ये सभी न्यूट्रिएंट्स जब मिल जाते हैं ना, तो यू आर एनर्जेटिक, you will feel like doing more of physical activity, right? आपको ना, अगर आपके डाइट में, आप सोचिए आपके डाइट में अगर फैट हाई हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स हाई हो जाए, तो आपको इतनी लेथार्जी दिन भर में लगेगी, तो यू वोंट इवन फील लाइक एक्सरसाइजिंग। तो फूड पे पहले ध्यान देना शुरू कर दो। कोई डेफिशिएंसीज है क्या? बच्चियों में भी काफी डेफिशिएंसीज होती है, विटामिन डी की होती है, B12 की होती है, आयरन की होती है। ये बहुत बार पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है जब तक कि आप कोई टेस्ट करा के ना ले दो। तो जरूरी है कि सिर्फ एडल्ट्स के ब्लड टेस्ट नहीं करना है, साल में एक बार अगर आपने छोटे बच्चों के भी ब्लड टेस्ट कर लिए ना, आपको वहां पे पूरा पता चल जाएगा कि उनका न्यूट्रिशन लेवल कितना है। हो जाता है ना, कभी कभी बच्चियां खेलते खेलते बोलने लगती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आती है। तो पेरेंट्स को वो क्यूज लेने चाहिए कि मे बी उनको कोई डेफिशिएंसीज हो, maybe उनका diet is not getting balanced, carbohydrates ज्यादा, maybe over nutrition भी हो गया, maybe they're eating too much of food, that's why they're feeling very lethargic। तो ये छोटे छोटे क्यूज लेने चाहिए मम्मीज को, पेरेंट्स को। आपने यहाँ पे विटामिन डी की बात की, मैं विटामिन डी और विटामिन B12 के बारे में खास तौर पर जानना चाहूंगी, क्योंकि ये दोनों डेफिशिएंसीज आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, इवन इन वुमेन आल्सो एंड इन यंग गर्ल्स आल्सो। विटामिन डी तो हम समझते हैं क्योंकि सन एक्सपोजर बहुत कम है, तो फिर हम विटामिन डी और कैसे बच्चों को दे सकते हैं, और B12 भी? सो विटामिन डी की एक खास बात ये है कि ये एकदम फ्री मिल जाता है सनलाइट से। तो आप सुबह अपने आप को 10 मिनट सनलाइट में एक्सपोज कर लो,
So you will get 90% of vitamin D in the day. So it's as simple as that. आप कितने भी सप्लीमेंट्स ले लो, वापस अगर आप इफ यू डोंट एक्सपोज योरसेल्फ टू सनलाइट, वो सप्लीमेंट्स उतने देर तक ही काम करेंगे, बाद में वापस से घट जाएगा, एंड देन अगेन यू विल स्टार्ट सीइंग द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. सो बेस्ट सॉल्यूशन इज एक्सपोजर ऑफ योरसेल्फ. या मैं यहाँ एक चीज और पूछना चाहूंगी, इफ यू सिट इन सन फॉर 10 मिनट्स विद क्लोथ्स ऑन, तो क्या उतना विटामिन डी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं? Yeah, why not? Just keep your hands and all bare. So हो जाएगा. So you don't need to cover completely. हाथ खुले छोड़िए, and from your so that's more than enough. And मैं जो sunlight की बात कर रही हूँ वो बहुत it's not a very heavy sunlight. मैं सुबह के 8:30 से 9 बजे की sunlight की बात कर रही हूँ, या फिर I'm talking about evening somewhere about 5 o'clock, 4:30 to 5 o'clock. इतनी भी धूप नहीं रहती है, लेकिन वो 10 मिनट is more than enough to get your vitamin D. और विटामिन B12 का भी ये है कि बहुत सारे वेजिटेरियन लोग ये समझते हैं कि वो वेजिटेरियन है, इसीलिए उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज है. तो व्यूअर्स, ये है कि वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस, अगर यू डोंट हैव दैट फैक्टर्स व्हिच अब्सॉर्ब विटामिन B12 इन द बॉडी, देयर इज नो पॉइंट इन सिंपली टेकिंग इट फ्रॉम द फूड. तो आपके बॉडी में एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है कि आपका B12 का अब्सॉर्प्शन कैसे होगा. और बात है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम लोग गुड गट बैक्टीरिया बोलते हैं. आपने ये कभी सुना होगा. तो ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो कुछ भी इन्फेक्शंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उससे प्रोटेक्ट करता है, और ये न्यूट्रिएंट्स भी मैन्युफैक्चर करता है. और B12 एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो ये गट बैक्टीरिया खुद बना लेते हैं. तो गट बैक्टीरिया को इंक्रीज करना है. एक सिंपल ट्रिक जिससे आप गट बैक्टीरिया इंप्रूव कर सकते हो, वो है कि 1 कटोरी दही आपको दिन में लेना है, या फिर 1 ग्लास बटर मिल्क आपको दिन में लेना है. योर सॉर्टेड आउट, योर माइक्रोफ्लोरा इज गोइंग टू इंक्रीज, गट बैक्टीरिया इंप्रूव हो जाएंगे, और B12 अपने शरीर में बनना शुरू हो जाएगा. सो इट्स एज सिंपल एज दैट अगेन. ओह, सो यू मीन टू से कि हम दही और लस्सी, अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम गट बैक्टीरिया को बढ़ा देंगे, जिससे अपने आप B12 हमारी बॉडी में जेनरेट होने लगेगा. Any other food item for B12? अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियंस में बहुत ज्यादा फूड आइटम्स नहीं है जो आपको B12 दे पाए, लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड्स अगर आप देखते हैं तो फिर हर एक नॉन वेजिटेरियन फूड में B12 रहता है, स्पेशली एग्स में, चिकन में, फिश में. एग्स एंड चिकन मोर ओवर इज गुड सोर्स. अगर वेजिटेरियंस को कंसिडर ही करना है B12, तो फिर जो स्प्राउटिंग करते हैं हम लोग, मतलब जो मूंग है, मसूर है, मटकी है, जिसको हम लोग बांध के स्प्राउटिंग बोलते हैं, जो वो स्प्राउट्स आते हैं उससे B12 बढ़ जाता है. दैट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स फॉर वेजिटेरियन. अभी तक अवंती जी की बातों से ऐसा लग रहा है the foundation has to be very very strong if we want to really delay the menarche age. और ये सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपनी बेटियों को एक अच्छी रिप्रोडक्टिव लाइफ दे सकते हैं. अब मैं आऊंगी अवंती जी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे. ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट 7 डेज का जो टाइम है. इस दौरान छोटी बच्चियों को 3 साल या 4 साल से, अगेन क्योंकि मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसी हैबिट्स डालेंगे वैसे ही आगे रहेंगी. तो शुरुआत से ही मैं जानना चाहूंगी किस तरह की डाइट देना शुरू करें, और खास तौर पे उन 7 दिनों में जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है. हाँ, तो ये बात है सुमेधा जी, जब मेनार्की शुरू भी हो जाती है तो बहुत सारी मदर्स गेट वरीड कि पीरियड्स रेगुलर नहीं हो गए. उनको टाइम लगता है, मतलब द बॉडी स्टिल गेटिंग एडजस्टेड. तो 1 साल तो लगता ही है एकदम ना एवरी मंथ पीरियड्स आने के लिए. फिर ये भी कंप्लेंट्स होती है कि पेन बहुत होता है, लेग पेन बहुत होते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, स्टमक क्रैम्प्स आ जाते हैं. तो ये सब चीजें हो जाती है जिसको हम लोग PMS बोलते हैं, या फिर पीरियड्स के टाइम पे भी आ जाती है ये सभी प्रॉब्लम्स. तो ये बात है कि आपको अगर PMS की प्रॉब्लम्स ज्यादा लग रही है, या फिर क्रैम्प्स लेग्स में ज्यादा लग रहे हैं, तो एक सिंपल है कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है. तो कैल्शियम किन चीजों में मिल जाएगा आपको? बेस्ट है अगेन दही, बेस्ट सोर्स ऑफ गेटिंग योर कैल्शियम, बिकॉज दही प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में है, उसमें कैल्शियम भी है, एसिड भी है जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड बन चुका है. फिर ये हो गया एक बेस्ट सोर्स इज टेकिंग दही एटलीस्ट, और बटर मिल्क वंस इन द डे.
नेक्स्ट सोर्स इज मिल्क, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। कई बच्चे मिल्क इंटॉलरेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए कैल्शियम के सोर्सेज ये है, आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए। फिर वापस जो मैंने नाचनी के बारे में या रागी के बारे में बोला था, वो कैल्शियम सोर्स भी है और आयरन सोर्स भी है। फिर नट मिल्क आजकल बहुत मिलने लगे हैं, जैसे आमंड मिल्क मिलने लगा है, जो इज अगेन अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, विटामिन ई एट द सेम टाइम। तो ये अगर आप डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दोगे, समवेयर और दी अदर यू विल स्टार्ट बैलेंसिंग आउट द कैल्शियम। तो दूध पीना बच्चों में बहुत बहुत जरूरी है। ये हो गया है कि कई लोग ना कई बच्चियां या फिर कई मदर्स को ये लगता है कि उनके बच्चे मिल्क इंटॉलरेंट हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है। आपको सोचना है कि रियली मिल्क इंटॉलरेंट है क्या, नहीं है तो फिर अगेन मिल्क स्टिल द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, डोंट स्टॉप गिविंग इट। प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड की आपने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है बहुत सी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। कुछ लोगों को बहुत भयंकर मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ लोगों को बैक एक्स होती हैं, कुछ लोगों को हेडेक होता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब क्यों होता है और इससे हाउ टू डील विद इट? तो ये हो गया बेसिकली कई चीजें हैं उसके कारण, देयर आर लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज एट द सेम टाइम। फर्स्ट इज द कैल्शियम डेफिशिएंसी व्हिच आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट, एंड द सोर्सेज, अभी मैंने आपको पूरे सोर्सेज बताया कि किस चीज से आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक ओमेगा 3 फैटी एसिड करके एक गेनिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस दीस डेज। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको फ्लैक्स सीड से मिल जाएगा, मतलब जो जवस बोलते हैं हम लोग, उससे मिल जाएगा। तो आपको ये सिर्फ यू कैन जस्ट हैव इट सिंपली 1 स्पून इन द मॉर्निंग, और एड इट टू योर सैलेड्स और एड इट टू योर सब्जीज, या फिर उसकी चटनी बना के आप लंच या डिनर के साथ में ले लो। दैट्स एन एक्सेलेंट सोर्स, जिससे आपके पीएमएस के जो कुछ भी क्रैम्पिंग या मूड स्विंग्स है वो बहुत कम हो जाएंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओके। नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको पीएमएस के प्रॉब्लम ज्यादा नजर आने लगेंगे। तो वापस से विटामिन ई इज रिच इन आलमंड्स, it is also rich in your fish, which is a very rich source, and of course these two are the major sources. और उसके अलावा one more thing which is very very important is if B complex, मतलब जो हमारे विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, स्पेशली B6, वो अगर अपने डाइट में कम हो जाते हैं तो भी पीएमएस की प्रॉब्लम नजर आती है। तो ये तो अगर महिलाओं को ये लगता है कि उनको ना पीएमएस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लग रहा है 2-3 महीने से, तो सिंपली एक बी कॉम्प्लेक्स की आप टैबलेट ले सकते हो एक महीने के लिए, एंड देन आई थिंक आप बेटर यू स्टार्ट फीलिंग बेटर इमीडिएटली, फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। ये बहुत एंड अगेन द लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड पीएमएस इज आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना ही चाहिए। जितना आप एक्टिव रहोगे उतनी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहेगी, और पीएमएस की जो प्रॉब्लम्स है वो एकदम, मैंने देखा है मेरे क्लाइंट्स में जो मेरे पास आते हैं, द मिनट दे स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, एकदम पेन फ्री पीरियड, no mood swings, they are not even realized when their periods have come and gone. That's the beauty of diet and exercise put together. वाह। और बहुत से लोगों को क्रैम्प्स की भी प्रॉब्लम रहती है पीरियड्स के दौरान, तो उसके लिए अगर आप कोई नेचुरल पेन किलर्स हमें सजेस्ट कर सकें। एक्चुअली मैंने जैसे बोला कि आप अपने पहले डेफिशिएंसीज को कवर अप कर लो, उसकी वजह से यू विल जस्ट फाइंड अ लॉट ऑफ रिलीफ। उसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ जिसको हम लोग वात बोलते हैं, वात और दीज और प्रकृतिज आर देयर। तो वात ज्यादा जनरेट हो जाता है ये पीरियड्स के दौरान। तो जो जो नानी का नुस्खा है, कंज्यूमिंग ओवा, अजवाइन, that is an excellent remedy. That is an excellent remedy to relieve your period cramps and period pains. And one more very important nutrient which I missed out is something which we call as magnesium. Okay, magnesium भी बहुत important है क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को बढ़ाता है अपने शरीर में। एंड मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा आपको? मैग्नीशियम सरप्राइजिंगली पाइनएप्पल में आपको मिल जाएगा। तो पाइनएप्पल में, सो कंज्यूमिंग पाइनएप्पल, कीवी फ्रूट, ये चीज अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपको ना ये पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम, मतलब इफ आई सम इट अप, बैलेंस डाइट, पूरे महीने आप
ज्यादातर बैलेंस डाइट फॉलो कर लो। मतलब दिन में एक तो फ्रूट खा लो, 2 बार सैलेड्स ले लो, बैलेंस करके पूरा जैसे मैंने हेल्दी प्लेट समझाया वो ले लो, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। आपको नेक्स्ट मंथ ही लगेगा कि दिस वाज रियली अ पेन फ्री पीरियड, मुझे इतनी तकलीफ भी नहीं हुई। राइट, राइट, राइट। अब इसके अलावा आजकल अवंती जी, जैसे हमने शुरुआत में भी बात की थी कि कुछ नई बीमारियों का नाम बहुत सुनने को मिल रहा है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस। और आप के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि आप खुद एक 90 डेज का पीसीओएस प्रोग्राम, स्मार्ट पीसीओएस स्मार्ट प्रोग्राम चला रही हैं। थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइए, ये 2 बीमारियां कहाँ से आ गई और क्या है इनके सिम्टम्स? तो सुमेधा जी, जब मैंने काम मेरा शुरू किया एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो ये मैंने देखा कि ज्यादातर महिलाएं जो मेरे पास आ रही थी, नॉट ओनली महिलाएं, जो छोटी छोटी बच्चियां भी, 13-14 ईयर्स की बच्चियां जो वेट लॉस के लिए मेरे पास आ रही थी, उन सबका एक कॉमन बेसलाइन रीजन था कि उनको हार्मोनल बैलेंस था। या तो उनके पीरियड्स इरेगुलर थे, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम थी, या बहुत ओबी, मतलब सडनली ओबेसिटी बढ़ गई है, या सडनली दे पुट ऑन वेट। फिर उनको यहाँ चिन के एरिया पे थोड़े थोड़े बाल नजर आने लगे हैं, गायनेक के मेडिसिन उनके चल रहे हैं, इनफर्टिलिटी लग रही है। तो ये सब मिला के एक बात मुझे मतलब समझ में आई कि ये सब एवरीथिंग इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो यही है पीसीओडी। पीसीओडी मतलब जो सिर्फ ईस्ट्रोजनल प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब सिर्फ ना शुरुआत होती है उस चीज की, मतलब इरेगुलर पीरियड्स वगैरह, उसके बाद उसको अगर इग्नोर कर जाए, कि ध्यान ही ना दे उसके ऊपर, वजन बढ़ रहा है उसके ऊपर ध्यान ही ना दे, तो वो नेक्स्ट स्टेज पे मूव हो जाती है, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम मतलब क्या, कि पूरी इंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट कर जाता है। मतलब आपके पीरियड्स तो इरेगुलर होते ही है, उसके अलावा आपको थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो जाता है, और उसके साथ में आपको डायबिटीज भी यू सी डायबिटीज लाइक सिम्टम्स ऑल्सो, या फिर डायबिटीज के भी मेडिसिन आपको लेने पड़ते हैं। तो ये हो गया सिंड्रोम, पूरा आपका इंडोक्राइन सिस्टम डिसरप्ट हो गया है। तो ये होता है स्पेसिफिकली वुमेन who are having PCOD move on to PCOS। एंड देन आई हैड सीन कि ये जब मैंने स्पेशलाइज उनको 90 डे प्रोग्राम दिया, उनका डाइट पूरा का पूरा चेंज कर दिया, कुछ चीजें हैं जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, दिस ऑल, हम लोग इस सबको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर में ऐसे इन्फ्लेमेशन हो गई है कि योर हार्मोन्स आर कंप्लीटली डिस्टर्बेड, बिकॉज आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपका डाइट इम्बैलेंस हो गया है, आपको काफी लेवल तक स्ट्रेस है, ये सब मिलके ये चीजें होने लगी है। एंड इन अर्बन पॉपुलेशन 1 in every 10 women is getting affected with PCOS। इट इज सो रैम्पेंट। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक वुमेन को रिलीफ देने के लिए एक स्ट्रक्चर 90 डे प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाए, वेट लॉस हो जाए। मैंने तो देखा है बहुत सारे लेडीज जो कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे थे, वो 90 डे प्रोग्राम के बाद उनको कंसेप्शन पॉसिबल हो गया। सो दैट्स ब्यूटीफुली वर्किंग, बिकॉज उनको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि चलो मेरा वजन भी घट रहा है, आई एम लुकिंग मच मोर प्रिटियर, ब्यूटीफुल, एंड एट द सेम टाइम पीरियड्स आर गेटिंग रेगुलर एंड फर्टिलिटी चांसेस इंक्रीज। तो इसीलिए मैंने ये 90 डेज प्रोग्राम ऑनलाइन एंड इन पर्सन दोनों शुरू कर दिए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों लाइफ टाइम डिजीजेस हैं, ये कभी ठीक नहीं होते हैं। अगर एक्सरसाइज वगैरह की जाए तो इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, पर क्या इसे खत्म भी किया जा सकता है? Yes, so that's a myth, सुमेधा जी। क्योंकि सबको लगता है कि अगर हमने मेडिसिन लिए ही नहीं तो हम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा लगता है कि ये तो हो गया, लाइफ लॉन्ग बीमारी हो गई हम लोगों को, अभी ये हम लोग इससे बाहर ही नहीं निकलने वाले। नो, इट्स कम्प्लीटली रिवर्सिबल। मैंने देखा है बहुत सारे महिलाओं को ये इससे बहुत फायदा हुआ है। और इसके अलावा हम लोग ये भी सपोर्ट देते हैं कि मैंने एक एक्सरसाइज वीडियो बनाया है जो हम लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, रेसिपी बुकलेट बनाई है, ताकि ना आपको इंटरेस्टिंग लगे। वेट लॉस या कोई भी प्रोग्राम हो, वो ना मजा आना चाहिए करने में। आपका जो रेगुलर डाइट हो वही उसी में चेंज करते हैं हम लोग, फिर उसी में अट्रैक्टिव रेसिपीज डाल देते हैं ताकि आपको मजा आए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मुझ पे ये बर्डन है, कि मेरा तो खाना बाकी लोगों से अलग बनेगा, ऐसा नहीं है। सब एवरीबडी टुगेदर कैन ईट दैट।
ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेरा खाना अलग मुझे बनाना पड़ेगा। ये आपने बहुत ही अच्छा, क्योंकि आजकल मैक्सिमम महिलाएं कामकाजी हैं, उन्हें काम पे भागना होता है। वो घर के लिए, घर वालों के लिए खाना बना ले वही बहुत है, अपने लिए अलग से बनाना एक बहुत बड़ा हेडेक है। तो यहाँ एक सवाल जो मेरे दिमाग में उठता है कि क्या एवरी इंडिविजुअल रिक्वायर डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और द होल फैमिली कैन फॉलो दिस डाइट पैटर्न जो जो आपने अभी टिप्स हमें दिए हैं? Yes. So the thing is, nutrition works beautifully इस वजह से सुमेधा जी कि हम लोग को बताया गया है कि हर एक की न्यूट्रिएंट नीड्स अलग होती है। ओके, आपकी अलग होंगी, आपके फैमिली मेंबर्स जो है उनकी अलग हो जाएंगे, क्योंकि आप में सेक्स डिफरेंस है, एक्टिविटी डिफरेंस है, फिर एज डिफरेंस है, क्योंकि आप जो एज में हो वो बच्चे उस एज में तो नहीं रहेंगे, उनकी न्यूट्रिएंट नीड्स अलग होती है। लेकिन ये सब कंसिडर करके, ये हमारा हेडेक है कि हम ये सब कंसिडर करके आपको इन अ फैमिली पॉट कैसे एक जैसी चीजें दे पाए। शायद थोड़ी थोड़ी अलग हो जाएंगी, शायद मैं जो आपको 4 बजे बोलूं खाने के लिए आपको अलग होगा, आपके अलग फैमिली मेंबर को अलग होगा, लेकिन अदरवाइज यही कोशिश रहती है कि ये जो मैंने अभी टिप्स आपको बताया कि बैलेंस डाइट कैसे होना चाहिए, ये सबको लागू होता है। ऐसे नहीं है कि जिनको सिर्फ डाइट फॉलो करना है उनको ही लागू, नहीं नहीं, जो मेरे पास आते हैं डाइट लेते हैं वो तो खूब वेट कम ही करते हैं, लेकिन उनके साथ में उनके फैमिली मेंबर्स भी हेल्दी हो जाते राइट। अब मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर मेनोपॉज की। जैसा कि मैंने कहा, ये वो दूसरा माइलस्टोन होता है जो एक औरत की जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आता है। मेनोपॉज की सही उम्र क्या है आपके हिसाब से? मेनोपॉज की सही उम्र अगेन डिपेंड्स की हेरिडिटी आपकी क्या है। लेकिन अगर वो बहुत जल्दी आने लगे कि वेरी रेयर केस आई हैव सीन अ वुमन हैविंग अ मेनोपॉज एट द एज ऑफ 35 व्हिच वाज वेरी अलार्मिंग। ये मैंने किसी और के आई डिडंट सी इट इन एनीबॉडी एल्स। लेकिन जनरली एक 48 टू 55 मेनोपॉजल एज, मतलब मेनोपॉज नजर आता है। लेकिन ना एक बात है कि मेनोपॉज से मतलब अगर आपको एज एट एज 50 यू आर गोइंग टू गेट मेनोपॉज, एज 40 से ही आपका पेरी मेनोपॉजल स्टेज शुरू हो जाता है। मतलब क्या है कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन अगर एक लेवल तक रहता है तो पीरियड्स चालू रहते हैं, वो हो गया फर्टिलिटी एज या फिर रिप्रोडक्टिव एज। लेकिन जब ईस्ट्रोजन घटने लगता है धीरे धीरे 40 से लेकर 50 तक, वो एवरी ईयर घटता रहता है एंड फाइनली इट रीचेस टू अ थ्रेशोल्ड कि आपको मेनोपॉज आ जाता है। तो पेरीमेनोपॉजल 40 से ही शुरू हो जाता है, मतलब ईस्ट्रोजन का घटना इस 40 से ही शुरू हो जाता है और वो फाइनली आपको नजर आता है 50 जब आपको मेनोपॉज हो जाता है। तो लेकिन ये हो गया जनरली द मेनोपॉजल एज इज 48 टू 55। लेकिन 40 साल की उम्र में हमें कुछ पता नहीं चलता है। नहीं 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 पता चलता है ना, जनरली 40 के बाद ना थोड़ा आपको नजर आने लगेगा कि वेट लॉस इजीली नहीं हो पाता है, या फिर आपका जो वेट 35 एज पे था वो मेंटेन करना ना 40 प्लस बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर ना बहुत सारी महिलाओं को स्लगिशनेस नजर आने लगता है, या फिर कई महिलाओं को पीसीओएस के प्रॉब्लम्स नजर आने लगते हैं 40 प्लस, या तो फिर अबाउट 45 48 जिनको मेनोपॉज नजदीक आने लगा उनको बहुत ज्यादा हॉट फ्लशेस लगने लगते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। तो जनरली 40 पे तो पीरियड्स इरेगुलर नहीं होने चाहिए, और अगर किसी को ऐसे हो रहा है तो प्लीज सी अ डॉक्टर, क्योंकि जनरली 40 एज पे मेनोपॉज नहीं आता है, लेकिन ना सिम्टम्स ज्यादा लगने लगते हैं। और अगर आप एक्टिव हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप प्रोटीन्स आपके डाइट में हाई रख रहे हो, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिर आयरन फूड्स का कंजम्पशन अच्छे से हो रहा है, तो फिर ये जो आपको तकलीफें नजर आती है ना 40 टू 50 के बीच में, वो बिल्कुल घट जाएंगी और आपका ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं मेनोपॉज के? तो यही है कि कॉम्प्लिकेशन जो मैंने अभी बताया कि पीरियड्स बहुत इरेगुलर होने लगते हैं। हाँ, सडनली 1-2 महीने पीरियड्स आते ही नहीं है, थर्ड मंथ बहुत ज्यादा फ्लो होने लगता है, या फिर एकदम 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, ये भी हो जाता है। और फ्लशेस लगने लगते हैं, मूड स्विंग्स जबरदस्त होते हैं, इतनी ज्यादा इरिटेबिलिटी हो जाती है। लेकिन ना इसको हम लोग बिल्कुल कम कर सकते हैं एक्सरसाइज अच्छे से फॉलो करने से और ज्यादातर बैलेंस डाइट लेने से। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एंड रेकमेंड कि 40 प्लस अपने आप पे ध्यान देना प्लीज शुरू कर दे।
इनफैक्ट सुमेधा जी 40+ मैं महिलाओं को बोलती हूँ कि प्लीज अपने कैल्शियम के टैबलेट्स शुरू कर सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोजन जैसे जैसे घटने लगता है ना, वैसे वैसे कैल्शियम का रिसॉर्प्शन बोन से ज्यादा होने लगता है। और फिर 50 के बाद जब पहले तो प्रेगनेंसी की वजह से काफी हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, अगर अच्छी तरीके से हमने उनकी केयर नहीं ली तो। फिर 50 के बाद में धीरे 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 करके डिप्लीशन होने लगता है। फिर 70-80 के आसपास उनको फिर दे आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स एंड दोज ऑस्टियोपोरोसिस काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज। राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 40 साल के बाद सभी महिलाओं को कैल्शियम खाना शुरू कर देना चाहिए, और जो कैल्शियम हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है आपके मुताबिक वो काफी नहीं है, राइट? हाँ, उससे आई टोल्ड यू ना, जैसे दही लेंगे तो आपको बेस्ट कैल्शियम अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज लेना चाहते हो तो जैसे मैंने बोला आमंड वॉलनट्स ले लो, रागी ले लो। ये जो राजगिरा होता है ना, मतलब जो एमरल्ड बोलते हैं, उसमें भी काफी हाई आयरन कैल्शियम दोनों है, तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते नहीं, मेरा सवाल ये था कि खाने से आप कह रही हैं 40 साल के बाद टैबलेट्स लेनी ही है कैल्शियम की, तो क्या खाने से कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती है, हमें लेना ही पड़ेगा सप्लीमेंट? इतनी, हाँ लेना ही पड़ेगा। इट्स मच बेटर दैट यू स्टार्ट विद अ माइल्ड डोज। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको एकदम 1000 मिलीग्राम लेना चाहिए, लेकिन आपको यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी मिनिमम डोज ऑफ 250 mg, दैट्स मोर देन इनफ। और मैं थोड़ी देर पहले मुस्कुराई इसलिए थी कि ये जो आपने कहा था ना कि भयंकर मूड स्विंग्स आते हैं, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ है, क्योंकि मेनोपॉज का इस पर, जैसे आप कह रही है कि मेनोपॉज का असर होता है, तो बहुत मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपको और आपके आसपास वालों को बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि हमारे दिमाग को हो क्या गया है। यू स्टार्ट रिएक्टिंग वेरी वियर्डली, एंड आप खुद भी शायद ये समझ रहे होते हैं, लेकिन आसपास लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है दैट व्हाई आर वी behaving in such a way. Yes, yes, it does happen that way. Even you don't want that to happen, but हो जाता है ना। तो कई बार ये होता है कि थोड़ा सी, as I told you, ये तो सब चीजें होंगी ही, because you're moving through a different phase of life. But उसको transitionally smooth कैसे कर पाए, ये हमारे हाथ में है। और एक important बात है कि जैसे ईस्ट्रोजन घटता जाता है, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हाई रहे। वो आपको मैग्नीशियम रिच फूड से मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि पाइनएप्पल इज अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, मशरूम्स इज अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, तो आपको ये डाइट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। मैक्सिमम महिलाओं की हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होती है मेनोपॉज के टाइम पे। आई थिंक दैट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम। सो प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए हेयर फॉल के लिए? हाँ बिल्कुल। अभी रीजन हेयर फॉल का भी वेरी एविडेंट है, दैट इज बिकॉज कि उनके ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होते जाते हैं, इसीलिए हेयर फॉल नजर आने लगता है, ड्राइनेस ऑफ हेयर वो भी नजर आने लगता है, राइट। सो ये होता है कि नेचुरल ईस्ट्रोजन भी फूड्स में प्रेजेंट रहता है। तो नेचुरल ईस्ट्रोजन हम लोग जो जैसे कि ये अपने चने रहते हैं, उसमें नेचुरल ईस्ट्रोजन काफी हाई है। या फिर हमारे जो स्प्राउट्स, जैसे मैंने बोला कि मूंग, मटकी, मसूर, ये जो स्प्राउट्स है, उसमें भी काफी हाई नेचुरल ईस्ट्रोजन रहता है। तो ये जो स्प्राउट्स है या फिर प्रोटीन, ये हो गया ना प्रोटीन रिच ही, तो ये जो स्प्राउट्स हम लोग इंक्रीज कर लेंगे हमारे डाइट में, तो फिर ये ईस्ट्रोजन लेवल्स मेंटेन, या फिर एकदम से घटेंगे नहीं, घटेंगे भी तो धीरे धीरे घटेंगे। और उसके साथ में जैसे मैंने बोला कि मैग्नीशियम रिच फूड्स कंज्यूम करेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स भी हाई रहेंगे, तो वो अपने आप थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। एक चीज मेरे दिमाग में और सवाल उठ रहा है कि छोटी बच्चियां, जो जैसे हमने मेनार्की एज की भी बात की, और इवन ड्यूरिटिल मेनोपॉज, बहुत से लोग गर्म चीजें गलती से बच्चों को खिलाते हैं, तो क्या गर्म तासीर वाली चीजें कम खानी चाहिए, ठंडी चीजें ज्यादा खानी चाहिए, इससे फर्क पड़ता है? For small children? Yes. No, not at all. It does not really apply to small children as such. अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है कि काफी बॉडी हीट है, या फिर बच्चों में होता है ना कि बॉडी हीट बहुत ज्यादा रहती है, फिर सिर्फ उन केसेस में आई वुड से कि आपको सोचना है कि थोड़ा सा कम करते हैं हीट वाली चीजें, जो बोलते हैं गर्मी जो बढ़ाते हैं शरीर में वो। लेकिन अगर आप पानी अच्छे से कंज्यूम करते हो डाइट में, ये भी है कि अगर आप पानी कम कंज्यूम करते हैं तो फिर बॉडी हीट ज्यादा बढ़ती है, और फिर आपको ना स्पेशली छोटी बच्चियों को एक्ने बहुत नजर आने लगते हैं एज ऑफ 13-14।
तो एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है एक्ने के लिए, आपके डाइट में फ्रूट्स एवरीडे 2 होने ही चाहिए, और a bowl of salad in the lunch, a bowl of salad in the dinner, and 10 से 12 ग्लासेस वाटर के आप कंज्यूम करने ही हैं। आप देख लीजिए आपके 1 महीने में एक्ने कम हो जाएंगे। पानी भी शायद सबसे ज्यादा मिसिंग न्यूट्रिएंट है हमारे फूड हैबिट्स या लाइफस्टाइल में। Totally, yes. ट्रू Yes. ट्रू। सो एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी, फाइबर रिच डाइट भी डाइटिशियंस बहुत रेकमेंड करते हैं कि फाइबर रिच डाइट हमें खानी चाहिए, लेकिन अक्सर देखा गया है जब आप बहुत ज्यादा फाइबर लेते हैं तो आपको काफी गैस और कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, Yes. तो उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? Yes. तो ये बात है कि फाइबर रिच फूड लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सैलड्स ही खाने हैं। मैंने जैसे बोला कि बैलेंस होना चाहिए, तो कुछ रॉ चीजें हो गई, कुछ पकी हुई सब्जी हो गई, फिर आप जो स्प्राउट्स खाते हैं उसमें से भी आपको मिल जाएगा, फाइबर मिल जाएगा। फिर आप अगर रोटी खाते हो तो उससे भी आपको फाइबर मिल जाएगा। तो ये कुक फॉर्म में हो गया ना। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको रॉ सैलेड्स खाने की वजह से तकलीफ हो रही है, तो उसका ही सूप बना लो, नो प्रॉब्लम, आपको फाइबर उससे भी मिल जाएगा। आप जो सब्जियां खाते हो, मतलब सैलेड मत खाना फिर उस टाइम, जो आप सब्जियां खाते हो, जो फल सब्जियां होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, भिंडी हो गई, या फिर गवारी हो गई, या फिर योर कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, उसको ज्यादा क्वांटिटी में ले लो। सैलेड्स मत खाना, अपने आप आपको फाइबर वहां से भी मिल जाएगा। तो सोल्यूशंस तो बहुत है, जरूरी नहीं है कि डाइट पे चले जाए तो सिर्फ ज्यादा फाइबर खा ले, उसको बैकफायर होता है। ज्यादा प्रोटीन भी ले लिया तो वो भी बैकफायर होता है, उससे भी बहुत पेट बिगड़ जाता है। तो ज्यादा, सो ऑन बॉटम लाइन व्हाट आई हैव टू से इज कि आपके इसमें फाइबर होना ही है। तो 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द डे, सब्जी के फॉर्म में, सैलड्स के फॉर्म में, या रॉ फ्रूट्स के फॉर्म में। आपके हर एक मील में प्रोटीन होना चाहिए, और लंच एंड डिनर में प्रोटीन्स भी होने चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी है, राइस है, वो भी होना चाहिए। और घी बिल्कुल ले ले डाइट में, उसको इग्नोर ना करें। ओह, तो घी लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये भी एक मिथ है कि Yes. घी बिल्कुल नहीं खाना है, those who want to reduce weight. Yes, yes. And one more tip, Sumedha ji, for all the lady viewers. Yeah. If you are 40 plus, Yeah. and if you want a smooth transition, आपको आराम से आपके 40 to 50 का transition चाहिए, तो सुबह उठ के 1 चम्मच पतला किया हुआ घी पी लीजिए, उसके ऊपर गर्म पानी पी लीजिए। You will be surprised to see कि आपके जो कुछ भी आपको क्रैम्पिंग, या फिर जो आपको मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स लग रहे हैं ना, वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि घी में प्रॉपर्टीज है हार्मोन को बैलेंस करने की। Oh, is it? So this Yes. has to be done every day? एवरी डे। तो यू डोंट हैव टू वरी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा क्या, कि आपका वजन बढ़ेगा। सिर्फ आपको एक छोटा चम्मच, मतलब 1 टीस्पून भर के पतला घी ऐसे ही पी जाना है। उसके ऊपर गर्म पानी ले लो, 1 घंटे तक कुछ भी मत ले लो, फिर आपकी दिन की शुरुआत कर दो। आपको 1 महीने में ही फर्क नजर आने लगेगा। बाल भी जो ड्राई होते हैं बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, वो भी दे आल्सो स्टार्ट गेटिंग अ शाइन। हम लोग बहुत बार ना फैट को इग्नोर कर जाते हैं, फैटी फूड नहीं खाना है, नहीं खाना है। वो बहुत इग्नोर करने से ना हम लोग तो पतले रहते हैं, लेकिन चाम पूरा चला जाता है। मैं सभी व्यूअर्स को यही कहूंगी, हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं, कि प्लीज इनकॉर्पोरेट दीज टिप्स इन योर डाइट, एंड please do come back with the feedback after a month, and we'll definitely convey this to Avanti ji कि अगर आपने इन सब चीजों में कुछ भी incorporate किया डाइट में, तो आपको वो फर्क जरूर नजर आएगा। और अवंती जी से आप लोग हमेशा कंसल्ट कर सकते हैं, ये ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी देती हैं, इन पर्सन भी देती हैं। So you just you feel free to contact her, क्योंकि इस तरह की जो टिप्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करने से ही हम अपने लाइफस्टाइल में वो बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। Thank you so much for this such important information, Avanti ji. Thank you very much. Thank you. My pleasure. So stay healthy, stay blessed, and keep that smile on your face, because guys, in any case, stress takes away everything. So why not just smile and face the challenges of life? So much love and laughter to all of you. आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द माइंडफुल लाइफ। नमस्कार।